सुप्रभात और हैप्पी छठ। आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। हम लोग अभी पढ़ रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़े। उसमें हम लोग परंपरागत दृष्टिकोण पढ़े, आधुनिक दृष्टिकोण पढ़े और सूर्य उसके प्रकृति क्षेत्र विषय सबको पढ़े। एग्जाम में आपका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आता है बेसिकली। एक प्रश्न आएगा कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र का वर्णन, ठीक। एक प्रश्न आएगा इसकी प्रकृति का वर्णन करें और एक प्रश्न आएगा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के हास के कारण पतन क्यों। तो ये तीनों क्वेश्चन को बारी बारी हम करने वाले हैं। जितना संभव होगा आज कर लेते हैं, बाकी अगले क्लास। आज हम लोग लेकर आए हैं राजनीतिक सिद्धांत के विषय। तो जब आप पॉलिटिकल थ्योरी के विषय की ओर जाइएगा तो मुख्यतः 3 विषयों पर केंद्रित होगा। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मुख्यतः 3 विषयों पर केंद्रित होता है। हालांकि आधुनिक समय में चौथा विषय को भी जोड़ दिया गया। 3 विषय कौन कौन से होंगे? तो पहला विषय है राजनीति सिद्धांत जो है ये मूल्य आधारित क्षेत्र। यहाँ पे मूल्य की बात होती है, वैल्यूज की बात। और दूसरा क्षेत्र है राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का क्षेत्र, यानी कि पॉलिटिक्स जो होगा, पॉलिटिकल थ्योरी जो होगा वो राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द होंगी। और तीसरा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं मेथोडोलॉजिकल एरिया, यानी कि पंचतागत क्षेत्र, ठीक है। और एक नया जुड़ गया है वर्तमान समय में, इसको बोलते हैं संभावना। तो चारों को हम लोग विस्तार से समझते हैं और इसको हम लोग लेकर आगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर लें और कमेंट करना ना। तो राजनीतिक सिद्धांत के का जो पहला क्षेत्र है वो है मूल्य आधारित क्षेत्र। और यह क्षेत्र राजनीति में आदर्शों, मूल्यों और नैतिक प्रश्नों पर केंद्रित होता है। यह बात होती है आदर्शों की, नैतिकता की और मूल्यों की, वैल्यूज की। और ये क्षेत्र प्रश्न पूछता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए। यह क्वेश्चन पहले विषय में आता है। और पहले विषय के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो पहले विषय के अंतर्गत आएगा सबसे पहले जस्टिस, यानी कि न्याय व्यवस्था। न्याय कैसे मिलनी चाहिए ये तय करेगा पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर न्याय देर से मिलता है तो न्याय नहीं रहता। स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम, दूसरा बिंदु होता है इस विषय का कि स्वतंत्रता होनी। लेकिन स्वतंत्रता किस हद तक होनी चाहिए ये भी तय होना चाहिए। एक मानक होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। तीसरा है इक्वालिटी, यानी कि समानता। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति, राइट्स, अधिकार। आपके पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? पहले कितने थे? 7। राइट्स होने चाहिए। आपके पास मौलिक अधिकार या अधिकार होने चाहिए जो कि आपका। ये राजनीतिक सिद्धांत का विषय के क्षेत्र में। कर्तव्य, आपका क्या कर्तव्य है? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होंगे? कितने फंडामेंटल ड्यूटीज? 11। वेरी गुड। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है इसका सबसे आदर्श रूप है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा बनाया गया व्यवस्था, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। तो ये आदर्श रूप है। बाकी तो वैल्यूज थे, मूल्य थे। राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पर्पस ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए? पर्पस ऑफ स्टेट क्या होता है? वेलफेयर। बेसिकली तो आज का जो पर्पस है करंट टाइम में, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही पर्पस, वेलफेयर स्थापना कर। तीसरा क्या है? अगला पॉइंट क्या है? तो जन कल्याण और नैतिकता के मानदंड होना चाहिए, एक मॉरलिटी होनी चाहिए और एक वेलफेयर का शेड्यूल होना चाहिए। नहीं तो उस देश की कल्पना आप कभी नहीं कर सकते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि भाइयों बहनों, हमारे युवाओं
पढ़ो लिखो मत, 1 GB डाटा फ्री देंगे और रील्स बना। और उसी स्थान पे कुछ युवा बोले 12वीं में कौन कौन सब्जेक्ट है भाई? हिंदी, अंग्रेजी, ऐसे कसर कसर खजवा के देकर है घर, भूगोल, हिस्ट्री, अब फिर ज्योग्राफी, ये 5 को है सर। वाह वाह। तथा है वो धरती जहाँ ऐसे जुमलेबाजों को नमन कर कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना कि 1 GB डाटा देंगे, रील बना। अरे भैया यूनिवर्सिटी बना दो, प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट कर दो, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करो, रील बनाए। खैर, तो राजनीतिक सिद्धांत का पहला विषय था मूल्य आधारित से। कोई कंफ्यूजन? दूसरा क्षेत्र है राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं और जो वर्किंग कल्चर होता है वो से। इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें आएगा कि राजनीति प्रकृति क्या है, उसके कार्य क्या है और उसकी सीमाएं। एक राज्य का नेचर क्या है, उसका वर्क क्या है और उसका बॉर्डर लिमिट। दूसरा, उस राज्य में संविधान और संवैधानिक महत्व कैसा है, ठीक है। तीसरा, सरकार का रूप कैसा है, संसदीय है या अध्यक्षात्मक है या एकात्मक है या फिर संघीय है। अलग अलग देशों में सरकार के रूप अलग अलग होता है। भारत में कैसा है? भारत में क्या सरकार का रूप कैसा है? संघीय। भारत में संघीय, फेडरल। भारत में संघीय, हाँ, भारत में फेडरल स्ट्रक्चर। अमेरिका में कैसा है? प्रेसिडेंशियल है, अध्यक्षात्मक है। तो कहीं अध्यक्षात्मक होता है। अब चाइना में कैसा है? एकात्मक। तो कहीं एकात्मक होगा, कहीं अध्यक्षात्मक होगा, कहीं संघीय होगा, कहीं संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन में संसदीय। तो दुनिया के अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम चलता है, तो उसका अध्ययन भी यहाँ करना है। उसके बाद लोकतांत्रिक संस्थाएं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, इनका वर्क कल्चर कैसा है, जैसे संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका। बेसिकली यही पार्ट होते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये तो लोकतांत्रिक संस्था है, इसके बारे में अध्ययन करना हो। निर्वाचन और प्रतिनिधित्व, चुनाव का प्रक्रिया। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज को आपको बिना पढ़े पॉलिटिकल हित समूह और दबाव समूह। तो इसमें 2 तरह का समूह होता है। एक होता है कि राज्य हित में बात करता है, एक रहता है कि अपने फायदे के लिए दबाव बना के काम करवा लेता है। सपोज करो कि गठबंधन की सरकार है और जिसके बिना सरकार नहीं चल सकता, तो दबाव बना के बोला मेरा काम कर, सत्ता समर्थन नहीं। तो इसका भी अध्ययन इसी में किया जाए। उसके बाद है राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण। तो पॉलिटिकल कल्चर, आपको देखना होगा कि पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। झूठ बोलने से वोट मिलता है कि विकास करने से वोट मिलता है, धर्म के नाम पे वोट मिलता है कि डेवलपमेंट के नाम पे वोट मिलता है। अगर झूठे बोलने से वोट मिल जाएगा तो विकास करने का क्या जरूरत है? गाँव वाले तो बोलबे करेगा विकास हम सुतल रहे, हम बीमार रहे, बैठे नहीं। एक कहावत प्रचलित है कि एक व्यक्ति जाता है गांव में, पूछता है कि विकास हुआ है? तो गांव के बुजुर्ग कहते हैं क्या जाने, हम तो बीमार रहे, सूत कर रहे, आज चल रही थी आज। विकास को व्यक्ति लोग समझ लिया। हाँ, तो डेवलपमेंट होता है तो व्यक्ति ना समझेगा। अच्छा, आगे छठ पूजा चल रहा है, आप छठ घाट में चले जाए, डालेंगे जितनी चिकनी सड़कें नहीं है उतना उससे ज्यादा आपको बैनर और पोस्टर चिकना चिकना मिल जाएगा। मतलब सब लोग शुभकामना दे रहे हैं, अरे भाई छठ वर्तियों के लिए रोड तो सफाई करवा दो, शुभकामना देना। बाद अगर बैठ के 5 साल तक कुछ नहीं किए, अब फोटो लगा के वोट मांगने के लिए सब जगह शुभकामना है। तो शुभकामना देने से बेहतर है कि आप इस चेयर पे हो
स्फीयर पे डेवलपमेंट। कुछ काम करवा दो भाई, हाँ। साफ सफाई करवा दो, या फिर कुछ तुम बंटवाओ अपनी तरफ से, या वो जो भी बंटवाना है। गरीबों मतलब कि एक अपने हाँ। मन से श्रद्धा हिसाब से। मेन है ना कि देखिए छठ महापर्व का हमारे श्रद्धा का और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। झारखंड बिहार का इससे बड़ा पर्व कुछ नहीं होता हाँ और ये शुद्धता का प्रतीक है। हाँ अभी अगर रोड अब बहुत सारी छठ बनती है जो धनवत होती है, हाँ, वही बात है, रोड में थोड़ा पानी खाली कर जाती हैं। अब इतने मतलब हुआ। उखड़ खापड़ आते हैं, उनको कितना तकलीफ हो। रोड बनवा दो, रोड बनवा देना चाहिए। सबसे बढ़िया से साफ पानी। अगर आप काम कीजिएगा तो पोस्टर लगवाने की जरूरत नहीं होगा। आपको खुद ही पोस्टर रेडी हो जाएंगे। वही बात पूरे 50 है। उसके बाद है लोक नीति। आपके लोक प्रतिनीति क्या है? शक्ति, अधिकार और वैधता। ये था दूसरा विषय। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय जो है वो है मैथोलॉजिकल एरिया। तो ये दूसरा राजनीतिक संस्थाओं प्रक्रिया का क्षेत्र है। ये पूछता है कि राजनीति वास्तव में कैसे चल रही है। पहला वाला क्या पूछा था कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, और दूसरा पूछा है कि राजनीति वास्तव में कैसे चल रही है। चीजों का अध्ययन सब होगा। तीसरा है मैथोलॉजिकल एरिया, यानी कि राजनीति को कैसे समझा जाए, कैसे परखा जाए, कैसे जांचा जाए, कैसे टेस्ट किया जाए। तो पहला अक्सर पद्धति होता है तुलना, कंपेयर कर। हाँ, कोई दो बार पीएम रहा तो दोनों का कंपेयर करो, नाम इसका परिणाम। या कोई दो देशों का कंपेयर करो कि इसका जीडीपी और इस देश का जीडीपी क्या है। किसी दो स्टेट का कंपेयर करो, इसका जीडीपी क्या है। तो तुलनात्मक होता है। दूसरा है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक विश्लेषण। आप इतिहास से सीखो। जैसे आप लोग 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, तब ईरान का हमला पढ़ना था, कोल्ड वॉर पढ़ना था, अमेरिका का वर्चस्व पढ़ना था, क्यूबा मिसाइल दंगल पढ़ना था, बर्लिन गठबंधन पढ़ना था, फिर सोवियत रूसी क्रांति पढ़ना था, बर्लिन क्या बोलते हैं 17 की क्रांति जो था बोल्शेविक क्रांति। तो क्या अभी आप जब समझ रहे हो तो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना है। ये सब क्या है? इतिहास को भी जानना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ है। हाँ, तब आप जाके कंपेयर कर। तीसरा क्या है? व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी। व्यवहारवादी पॉलिटिक्स को भी जानना होगा, और इसके बाद का जो उत्तर व्यवहारवादी है उसको भी जानना होगा। उसके बाद नारीवाद, जो हम कल पढ़ रहे थे, नारीवाद के बारे में जानना होगा, मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में जानना होगा, उदारवादी सिद्धांत के बारे में जानना होगा, और उपनिवेश के बारे में जानना होगा। पहले तो समझते हैं ना। विचारधाराओं का विश्लेषण करना होगा। विचारधाराएं कैसी हैं, कौन कौन सी विचारधाराएं होती हैं? तो अब बहुत सारी आइडियोलॉजी होती हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा है, पूंजीवादी है, फिर बल अर्थव्यवस्था वाला विचारधारा है। बहुत सारी विचारधारा है। तो कम से कम आप लोग कॉमन ही समझ सकते हैं। सबका आइडियोलॉजी अलग अलग होता है, तो उसको भी आपको डिस्कस करना होगा। और जब सब कर लीजिएगा तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तीसरे विषय में कि राजनीति को किस तरीके से अध्ययन किया जाए। तो पहला बताता है कि राजनीति कैसे होनी चाहिए। राजनीति में ये चीजें होनी चाहिए: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, लोकतंत्र, राजनीति और जन कल्याण। तो राजनीति कैसी होनी चाहिए? इन चीजों का कंक्लूजन होना चाहिए राजनीति में। वास्तविक राजनीति कैसी चल रही है, तो ये तय करेगा जब इसमें आप चेक करोगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इसका अध्ययन कैसे करना है, इसका अध्ययन करने के लिए आपको कैसे कंपेयर करना पड़ेगा, तुलनात्मक पद्धति में जाना होगा, या ऐतिहासिक विश्लेषण करना होगा, हिस्टोरिकल पद्धति में जाना होगा, या फिर व्यवहारवादी है, उदारवादी है, वैज्ञानिक पद्धति है, सांख्यिकीय विश्लेषण। सांख्यिकीय भी तो होगा, स्टैटिस्टिक्स से भी तो चलेगा कि भाई फलाने ने इतने यूनिवर्सिटीज बनाया, फलाने ने इतने यूनिवर्सिटीज बनाया, फलाने ने इतने रिस्क बनाने के लिए प्रमोशन दिया, फलाने ने कोई रिस्क बनाया। अलग अलग चीजें होंगी। अब आते हैं समकालीन विस्तार, जो है वो आधुनिक राजनीति का चौथा रूप ऐड हो गया है। हाँ। आप वर्तमान राजनीति की बात कीजिए, आधुनिक समय की बात करें, इसमें चौथा पॉइंट इंक्लूड हुआ है, वो है समकालीन विस्तार। कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन की गई हैं
और वो है सबसे पहले ह्यूमन राइट, मानव अधिकार की तुलना क्या अभी 19 उसके बाद अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और वैश्वीकरण दोनों आएगा उसके बाद क्या है कि पर्यावरण, आपको पता ही है कि इन्वायरमेंटल पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा है, पर्यावरणीय राजनीतिक सिद्धांत भी चल रहा है। आप चाहे रियो डी जेनेरियो सम्मेलन देख लो, क्योटो प्रोटोकॉल देख लो, या फिर स्टॉकहोम से शुरू हुआ कब से कब हाँ 1972। फिर 2 साल बाद 20 साल बाद अब पहचान की राजनीति है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी चल रही है, क्या किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस लिंग के हो। अब क्या है ना कि पुरुष वोटर्स घर में रहते हैं या जॉब में रहते हैं, तो महिला वोटर वोट देने जाते हैं। तो अब जितनी सरकारें आ रही हैं, मैया सम्मान योजना या माई बहन योजना या 10,000 मतलब कुछ भी मिल रहा है तो मैया को मिल रहा है, महिलाओं को भी। हाँ मतलब वही महिलाओं को मिल रहा है। देखो मैया का मतलब यहाँ पे 2 चीजें, मैया नहीं है, मैया है। मैया, हाँ मैया है, लोग मैया जो बोलते हैं कृष्ण भगवान। हाँ मैया तो कहने का मतलब है यहाँ पे लिंग की बात हो रही है ना, स्पेसिफिक हम कह रहे हैं कि भैया का क्या गलती है, भैया को क्यों नहीं मिला? भैया कमा के टैक्स भरे, आप मैया को तुम बांट रहे हो, तो भैया से वोट नहीं चाहिए, नहीं कहा तो नहीं देंगे वोट, नहीं दीजिएगा सर। उसके बाद बात होती है वर्ग की। चुनाव में पहले नेता, चुनाव लड़ने से पहले नेता से बैठते हैं, देखता है वोटर इसलिए कि कौन जाति का वोटर ज्यादा है, वही जाति की पार्टी उसको टिकट देगा। कुछ लोग धर्म को देखेंगे, वो धर्म जाति देख कर वोट देंगे। तो ये वर्ग के रूप में विभाजन हो रहा है, वर्ग के बाद जाति। तो कहने का मतलब है कि एक पहचान जो है शुरू हो गई है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और नैतिक राजनीति और सुशासन भी इसका एक पार्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।